नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसी न्यूज। कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। संक्रमण के मामले अभी कम जरूर हुए हैं, मगर आशंका ये है कि तीसरी लहर जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना के जो अनुभव हमें अब तक मिले वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संभावनाओं आशंकाओं के बीच में नागपुर में जो निजी अस्पताल हैं, उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर में अपनी सेवा नहीं देने का मन बनाया है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के समन्वयक डॉक्टर अनूप मरार सर। नमस्कार सर, सबसे पहला तो सवाल आपसे ये कि क्यों अब हॉस्पिटल, निजी अस्पताल जो है वो अपनी सेवा नहीं आगे जारी रखना चाहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, एक ऐसा है कि नागपुर एक पहला शहर है पूरे महाराष्ट्र में। ये पहले नंबर पे आया कि पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड बेड और वेंटिलेटेड बेड नागपुर में थे। नागपुर में ऐसा है कि कॉरपोरेशंस के हॉस्पिटल नहीं थे सर, गवर्नमेंट के बाद में सब प्राइवेट पे आया। 3/4 पेशेंट्स यानी करीब इस दूसरी लहर में तो करीब 25,000 पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीट की गई। इस समय में एक रहता है कि इतना अच्छा एक परफॉर्मेंस पूरे एक सिटी ने दिखाया, तो करीब 1.5% मॉर्टेलिटी रेट रहा, जबकि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के कमियों के बावजूद अगर इतनी मॉर्टेलिटी रही तो हम जरूर प्रशासन से चाहेंगे कि एक शाबाशी तो भी मिले। पर जैसे ही ये दूसरी लहर थोड़ी कम हुई, एक के पीछे एक कंटिन्यूसली एक नोटिफिकेशंस आते रहे कि डाटा आपको इस तरीके से देना है, पूरे 25,000 पेशेंट्स का डाटा इस फॉर्मेट पे देना है। तो ये 3-4 जब आए तब पूरे सारे निजी हॉस्पिटल सब हड़बड़ा गए। उनका कहना ये था और हमारा जी है कि आप ही के दूसरी लहर में हमें तीसरी की तैयारी करनी है और म्यूकरमाइकोसिस ऑलरेडी चल रहा है। उसके बीच में ऑलरेडी ये 1.5 साल से सारे अस्पताल के स्टाफ, चाहे वो एडमिन हो, नर्सिंग हो, कोविड में लगे हुए थे, ब्रेक मिला नहीं। और उसके बाद म्यूकरमाइकोसिस का केस है, उस दौरान आप पूरे 25,000 समझ लो हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स जितने थे, उसका पूरा डाटा इस फॉर्मेट्स में आपको कॉरपोरेशन को इस मर्यादित समय में आपको देना है। इस तरीके से जब बोला गया तो हमने सिर्फ ये अपील की कि भाई आप सिर्फ जो आपके कंप्लेंट्स आए होंगे, वो हो सकता है बिलिंग के कंप्लेंट्स रिलेटेड आए हैं, तो वो बिलिंग के जितने भी कंप्लेंट्स आएंगे 80-100 जितने हैं, उसके ऊपर आप बिल्कुल इंक्वायरी करिए। आप उस पेशेंट्स के फाइल मंगाइए, ना कि पूरे 25,000 लोगों के पेशेंट्स के फाइल और सारे 150 हॉस्पिटल को आप ये क्लरिकल काम में लगाने के बावजूद, जबकि अपने को तीसरी लहर की तैयारी करनी है। वो इसके ये आशंका हमने प्रकट की। इस दौरान क्या हुआ कि हमें पूरे हम जब से काम कर रहे हैं तब से 31 अगस्त 2020 में जो हम लोग 31 अगस्त का जो जीआर बोलते हैं 80-20 का रेट कैपिंग का जीआर, इस पे विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन ऑलरेडी कोर्ट पे गया हुआ है कि ये संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो केस पिटीशन चल रहा है। तभी भी इस 80-20 का नॉर्म सारे हॉस्पिटल्स ने फॉलो किया। 80% का नॉर्म जो गवर्नमेंट से रेफर किए हुए, यानी रेफरिंग जो पेशेंट्स आए उनको 80% बेड में रख के आप उनको 80% का रेट कैपिंग का रेट, ये नॉर्म वो 31 अगस्त का बोलता है। जब कभी किसी ने वो अनुमान लगाया होगा कि ये 4,000, 7,500 और 9,000 के रेट लगेंगे, तो उस समय जो भी कमेटी बैठी होगी, अंदाजा मुझे पता नहीं कि उन्होंने कैसा कैलकुलेट किया, पर ये जरूर किया होगा कि ये इसके खर्चे ऐसे ऐसे हैं। अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये जो बीच में जो ऑक्सीजन का खर्चा हुआ, चाहे जितना हुआ, और लाने का खर्चा, बाहर से आया गया खर्चा, ये ऑक्सीजन पर मैं आऊंगा। पर डॉक्टर साहब, ये 31 अगस्त से ये सारी चीजें चल रही हैं, अब क्यों दिक्कतें विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन को आ रही है? क्या इसके पीछे की एक वजह फिर ये भी बताई जाती है कि प्रशासन अब जो शिकायतें निजी अस्पतालों के माध्यम से ओवर चार्जेस को लेकर हो रही है, उस पर जो दबाव बना रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं हो रही है? बिल्कुल। अगर आपके पास में, हमारा कहना है कि अगर आपके पास में कंप्लेंट्स जिसके हैं, आप उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। पर आप पूरे जो 150 हॉस्पिटल्स हैं, आप उनके पूरे के पूरे डाटा, अगर आपने कंप्लेंट की है तो आप सरकार को एक परमिशन देते हैं कि आप अपनी फाइल मंगा लें, कि फाइल मंगा के पूरी चेक करें कि मेरे ऊपर में बराबर बिलिंग हुआ, ये नहीं हुआ। ये कंसेंट दिया जाता है, इट इज़ ए इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
आपने बाकी 25,000 पेशेंट, जो 100 पेशेंट आए होंगे और बाकी 2,400 जो 25 पेशेंट्स जितने हैं 25,000, उनके डाटा आप क्यों मंगा रहे हैं? जी। अब मान लीजिए कि अगर मंगाया जा रहा है तो 25,000 मरीजों का डाटा अगर देना है तो निजी अस्पतालों की दिक्कत क्या है? नहीं, निजी अस्पताल, क्योंकि इस दौरान हमें उतना क्लरिकल ड्यूटी करना पड़ रहा है कि आप इतने कम समय में आप पूरा ये फॉर्मेट में आप देने की बात कर रहे हैं। एक कि ये इसमें इसके लिए हाई कोर्ट ने बिल्कुल एक ग्रीवेंस कमेटी बनाई हुई है कि जिस रिलेटेड में आप पेड अनपेड जो बिल्स हैं वो ग्रीवेंस कमेटी, हाई कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी बनी हुई है, उस पर आप करें और वो कमेटी जो मांगेगी, जो भी कंप्लेंट्स आएगी उसके हम डिटेल्स हम देंगे। हम ना कि हम बाकी जिससे ना कंप्लेंट आया वो सारे के फाइल के डिटेल्स हमें देना, ये हमें उसके ऊपर हमने आशंका व्यक्त की है। जी। 3 तरह की मांग विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन की है। एक ऑक्सीजन को लेके कि कैसे ऑक्सीजन पहले आपको 17 रुपए पर क्यूबिक मीटर के रेट से मिलता था, जो बढ़कर आप लोगों का कहना है कि 30 से 35 रुपए क्यूबिक मीटर हो गया। उसके बाद में फिर बायोमेडिकल वेस्ट वाला विषय है और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन का विषय। मुझे लगता है कि ये तीनों बातें आप समझाइए कि ये तीनों विषय क्या हैं और इनसे जुड़े हुए विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के मुद्दे क्या हैं। जी, आप एक जो आपने जो बताया था कि जो ये हमारी ये जो डिटेल्स डाटा कलेक्शन ये मुद्दा था, इससे दूसरा मुद्दा ये हो गया कि हमें अभी मालूम चला कि हमको ये जो ऑक्सीजन के जो आने वाले जो चार्जेस जो लाए गए बाहर से टैंकर्स आए गए, इस पे जितना ये सप्लायर्स के ऊपर में ये खर्चा आया, ये पूरा खर्चा सप्लायर्स ने दिया। ये जो सप्लायर्स थे इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर में वो बिल लगा दिया। चाहे वो जितने 8-10 सप्लायर्स हैं, इन्होंने कहा कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी पहले से लेके अभी तक जितना खर्चा है ये हम आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को बियर करना पड़ेगा। 31 अगस्त का जीआर क्लियर कट करता है कि 80% रेट वाले पेशेंट्स को आप कैप्ड रेट्स में, जिसमें ऑक्सीजन इंक्लूडेड है जी, आप तो ऑक्सीजन के चार्जेस नहीं कर सकते जी। तो सब खर्चा बढ़ा, सप्लायर्स ने वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर डाल दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी यूजर को डाल नहीं सकती, तो वो पूरा का पूरा बकाया हमारे ऊपर आया। दूसरा जो बायोमेडिकल वेस्ट आपने बिल्कुल बात छेड़ी है कि एक ऑलरेडी एक कमिटमेंट सुपर हाई जो भी एक कंपनी है और साथ में एनएमसी और आईएमए की एक ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट हुई थी। उस एग्रीमेंट के उसमें सारा कचरा उठाने का बायोमेडिकल वेस्ट का एक स्पेसिफिक रेट लिस्ट और 30 साल के लिए लागू था। 30 साल के लिए लागू है, जिसमें 10% बढ़ोतरी रहेगी। वो जीआर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। जनवरी में सडनली कॉरपोरेशन ने ये तय किया कि कोविड के लिए जो एडिशनली उसको जो भी एजेंसी है उन्हें हमको एक एक्स अमाउंट, समझ लीजिए 15,000 आ रहा था, सडनली 1.5 से 2.25 लाख रुपए उस हॉस्पिटल के ऊपर में खर्चा आने लग गया कि कोविड का वेस्ट हटाने के लिए उतना खर्चा आएगा। अब आप बताइए कि ये बायोमेडिकल भी तो कैप्ड रेट्स में है, ये तो हम किसी पेशेंट्स के ऊपर नहीं लागू कर सकते। और ये जनवरी से लेके बकाया अभी देना है करके वो एजेंसी मांग रही। एजेंसी का भी कारण स्पेसिफिक होगा कि उसको ज़्यादा लोग लगे, ज़्यादा गाड़ियाँ लगी, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ, बिल्कुल वाजिब है, सप्लायर्स के जैसा मेरा वाजिब है। पर ये खर्चा ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में निजी हॉस्पिटल्स के ऊपर डाला गया, उस पर हमने आपत्ति की है कि भैया अगर आपने कैप रेट्स में काम करा है तो वो जो भी खर्चा आया वो सरकार ने बियर करना चाहिए, ना कि आप अपने निजी अस्पतालों के ऊपर डाल दें। तीसरा जो मुद्दा आपने बात की छेड़ी है, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एनएमसी हॉस्पिटल्स को एक लाइसेंस रिन्यूअल के लिए हर 3 साल में एक फीस भरनी पड़ती है। तो वो अंदाजे एक समझ लीजिए एक 10-15 हज़ार रुपये का एक एनुअल लाइसेंस फी रहता था। अभी हमें मालूम चला कि वो 1.5 लाख हो गया, यानी प्रोपोर्शन 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से हर 5 बेड के हिसाब से आपको बढ़ाना है। कोविड के दौरान इस तरह की बढ़ोतरी, इस तरह का टैक्सेशन उन निजी अस्पतालों पे किया जा रहा है जो कि आपको पूरे दौरान 1.5 साल में आपके 3/4 पेशेंट्स को कैप्ड रेट्स में उनके प्रोटेस्ट के कि हमको कैप रेट पूरा था नहीं तो भी उन्होंने किया। ऐसे समय में ये लाइसेंस रिन्यूअल फीस ठीक नहीं है। तो ये सब जो ये 2-4 मुद्दे एक साथ जब आ गई, तब निजी अस्पतालों ने किया कि इतना सारा डाटा एक कोविड का जब चलाने समय कोविड पेशेंट्स ट्रीट करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोविड के पेशेंट 1.5 साल में सारे हॉस्पिटल के नर्सेस, डॉक्टर सब लोगों ने अच्छी तरह से काम किया, अभी भी तैयार हैं। पर उसके साथ में इतना रिकॉर्ड बिलिंग
कि ईमेल में भेजना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजना, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट में भरना, जिसके लिए हमको उतना क्लरिकल ड्यूटी बढ़ाना पड़ता है। ये हमारा इच्छा थी कि ये जो ऑडिटर बैठे हैं, आपके ऑडिटर ऑलरेडी बैठे हुए हैं एनएमसी के, उन्होंने ये सब डाटा कलेक्शन करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आपको रोकना चाहूंगा कि अगर इस सवाल पर अधिक क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ तो ये हमारे दर्शक भी ये सोचेंगे कि कहीं ये निजी अस्पतालों का अपने द्वारा सेल्फ शील्ड लेकर एक बचाव वाली मुद्रा तो नहीं है, क्योंकि अगर जो शिकायतें आ रही हैं निजी अस्पतालों से, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं जी, मनपा डाटा मांग रही है, तो जो निजी अस्पतालों से जुड़ी हुई जो शिकायतें होंगी, संभव है कि प्रशासन को ऐसा लगता हो कि वो शिकायतें बढ़ी हैं, कैपिंग गलत हुई हो या अधिक वसूली हुई हो, इसको लेकर अगर नागपुर महानगर पालिका या कलेक्टर ऑफिस या प्रशासन ऐसा चाह रहा हो या सरकार चाह रही हो, तो इस पर क्या सफाई आपके माध्यम से? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आपके कंप्लेंट्स जो हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी फाइलें मांगी जानी चाहिए। देखिए, एक रहता है एक जनरलाइज स्टेटमेंट जी, ये जनरलाइज स्टेटमेंट सारे जगह भ्रष्टाचार है जी, सारे, तो आप क्या करेंगे, सारे लोगों के पूरे फाइल्स डिटेल्स मंगाते बैठेंगे। आप बोलेंगे कि आपके पास में स्पेसिफिक कंप्लेंट क्या है जी, उस जो भी मुद्दे पे, चाहे अगर आप भ्रष्टाचार ले लो, चाहे बोलेंगे ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट के बजाय आपको स्पेसिफिक बताना है कि एक्स हॉस्पिटल में ये बिल में ये मुद्दा है, उसकी इंक्वायरी करिए। हमारा तो कहना यही साफ है कि आप उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी फाइल मंगानी चाहिए, क्योंकि उसमें उस बंदे ने, अब जो भी हॉस्पिटल है उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट दी है, और वो कंप्लेंट के साथ जब वो देता है तो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट देता है कि आप मेरी फाइल उस अस्पताल से मंगाने की मैं आपको परवानगी देता हूँ, परमिशन देता हूँ और कंसेंट देता हूँ, क्योंकि इसमें एक कंसेंट इंपॉर्टेंट रहता है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के हिसाब से, तो वो परमिशन का उस इनहेरेंट होता है कंप्लेंट पे। तो हमारा अगर हम कहना है कि अगर मेरे आप पूरी फाइलें मंगा रहे हैं तो आप उस जितने कंप्लेंट मेरे अस्पताल के अगर आए हुए हैं, आप उनकी पूरी डिटेल्स हम दीजिए कि जिस कंप्लेंट्स दी होंगी या कंसेंट जो भी पेशेंट का। तो ये बिना ये किए एक जनरलाइज स्टेटमेंट पे इतना सारे लोगों को काम पे लगा देना, ये ठीक नहीं है। इतना ही हमारा कहना है। तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है, मतलब मनपा आयुक्त के निर्देश पे एक अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है, वो काम कर रही है, उसको 3 दिन में किसी केस का अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करना है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इससे मनपा को कोई बिल्कुल नहीं, सारे हॉस्पिटल्स को कोई दिक्कत नहीं? सारे अस्पताल के हर हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स लोगों ने कंप्लेंट की है कि रेट्स के रिलेटेड, उसके ऑलरेडी हर हॉस्पिटल अपनी फाइल और बिल सब पूरा जाके दिखा रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, हमने कभी उस पर आपत्ति नहीं की है। और सारे निजी अस्पताल अपने अपने पूरे क्लैरिफिकेशन लेके उस समिति के सामने जा रहे हैं। एक तो ये समिति का जो गठन है, इसका विरोध पे भी अलग इशू है कि ये ग्रीवेंस कमेटी अलग, जब एक हाईकोर्ट ने बनाई हुई है उसके बावजूद और एक कमेटी बनी है, विषय को लेकर कई दो कमेटियां बनी होगी। तो फिलहाल फिर भी कमेटी ने जो बोला होगा, कमेटी ये नहीं बोल सकती है कि हमने जो कागज मंगाए आज तक कोई हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटलों ने वो कागज बिल्कुल प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, ये कोविड मिटिगेटिंग चार्जेस ये क्या है? और आप इस विषय को कहते रहते हैं, और ये अब कोविड के दौरान लगने लगा निजी अस्पतालों पर, ये किस तरीके का चार्ज? अभी आपको और इस पर क्या आपत्ति है? आपको मैंने जिस तरीके से बताया कि ऑक्सीजन के चार्जेस बढ़े या कोविड बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल वालों के चार्जेस बढ़े, तो ये कोविड मिटिगेटिंग एक्सपेंसेस करके उन्होंने हेड डाला है कि ऑक्सीजन के जो हमको आने जाने का जितना खर्चा हुआ, ये कब से? ये तो बिल हमको अभी मिला। अच्छा, अभी 15-20 दिन में, जैसे बताया ना, जैसे कहर कम हुई, बिल भी आने शुरू हो गए, साथ में नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। अच्छा, तो उसीलिए सब लोग हड़बड़ा गए, क्योंकि और ये भी नहीं कि ये जो बिल है ये आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देना है ना, आपको बकाया पहले का से देना है। तो लोगों के ऊपर में अगर देखा जाए तो लाखों का पेमेंट करने का रहेगा अगर इस तरीके से, चाहे वो बायोमेडिकल का हो और चाहे ये। तो कोविड मिटिगेटिंग एक्सपेंसेस करके जो भी खर्चा आया है, जो भी सप्लायर्स और एजेंसीज को आई है, बिल्कुल वाजिब होगा, उनके भी कारण वाजिब होंगे, उसका वो एक्सपेंसेस सरकार ने बियर करना चाहिए, ना कि आप निजी अस्पतालों के ऊपर डाला जाना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग एक और बात कह रहे हैं या एक सॉल्यूशन प्रशासन को और गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि नेशनल हेल्थ एडवाइजरी की जो जून 2020 की गाइडलाइन है, आप उसके हिसाब से एपिडेमिक एक्ट के अनुसार आप हमारे हॉस्पिटल को लीज में ले लें, निजी अस्पतालों को, अगर आपको लगता है कि हम गलत तरीके से चला रहे हैं। तो ऐसा कहने की क्यों नौबत आई और क्या ऐसा संभव है? देखिए, कोविड जब शुरुआत हो रही थी
तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस बनाई थी कि सारे स्टेट गवर्नमेंट को एक गाइडलाइंस दी गई कि किस तरीके से आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड को रिक्विजिशन कर सकते हैं। यानी आप बिल्कुल हक बनता है, एपिडेमिक एक्ट के दौरान आप 80% रखो, 100% रखो, जो भी है, अगर आपने उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को रिक्विजिशन करना है तो उसके गाइडलाइंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन वाइज है, संविधान के हिसाब से की गई है। उस गाइडलाइंस के हिसाब से हर हॉस्पिटल में जिस तरीके का अभी का कैपिंग हुआ, जो हम बोल रहे हैं कि ये 80-20 का जो 31 अगस्त का जीआर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, क्योंकि उसमें कंपनसेशन उस प्राइवेट हॉस्पिटल को 80% जो दिया गया है, ब्लॉक किया गया, उसके लिए उसको कोई चार्जेस नहीं मिले, ना कोई कंपनसेशन मिला, ना कोई सब्सिडी मिली, ना कोई ग्रांट मिला, कोई ये नहीं हुआ। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस क्लियर कट बोलता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को आपने रिक्विजिशन किया और आप पूरा अगर लीज पे लेते हैं तो आप उसके पूरे खर्चे, जितना खर्चा है वो सरकार बियर करेगी। इसमें फायदा क्या होता है कि अभी के जो पहली लहर या दूसरी लहर में जो पब्लिक का कंटेंशन सिर्फ ट्रीटमेंट पे नहीं था, क्योंकि अगर नहीं रहता तो वो पर्टिकुलरली वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आता ही नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल में आया ट्रीटमेंट, मुद्दा सिर्फ रहता फाइनेंसेस, इकोनॉमी खराब है, लोगों के पास में पैसे का इशू है। आप 4,000, 7,500 और 9,000 का हिसाब से भी अगर देखें तो 14 दिन में कम से कम 2.5 से 3 लाख तो एक मिनिमम किसी का भी बिल बन गया। ये 2.5 से 3 लाख देने के भी रहता नहीं, हालत खराब रहती। तो ऐसे समय में जो झगड़ा होता है या मुद्दा उठता है हॉस्पिटल का, वो सिर्फ पैसे के कारण होता है। तो अगर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस के हिसाब से आपने इतने बेड इस प्राइवेट हॉस्पिटल में रिक्विजिशन किए और आपने वहाँ के खर्चे उठाए, तो आप तो पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट दे सकते हो। सरकार प्रशासन फ्री ट्रीटमेंट दे सकती है पेशेंट्स को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। तो हम बोलते हैं कि आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के गाइडलाइंस फॉलो कर लीजिए और आप रिक्विजिशन कर लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। जिस तरीके के नॉर्म्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उसके हिसाब से आप बाकायदा आप शुरू कर सकते हैं, सो दैट कि आप हमारे को आपके पास बेड का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आप कॉन्स्टिट्यूशन वाइज का आपका ये भी रहता है। इतने आपकी शिकायतें हैं विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन की निजी अस्पतालों की तरफ से, आपको क्या लगता है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं? इतनी सारी चीज़ें हैं तो दिक्कतें कहाँ दूर होती हुई आपको दिखाई देती हैं, ताकि आप अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है या निजी अस्पताल जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसको बदस्तूर जारी रखते हैं? मैं आपको जैसा बताया, इसके ऑलरेडी एक सोल्यूशन यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस के हिसाब से दी गई है। बस यही सॉल्यूशन, ये इस गाइडलाइंस को अगर सरकार प्रशासन फॉलो कर ले तो किसी का कोई इशू नहीं रहेगा, ना पेशेंट्स को पेमेंट का इशू रहेगा, ना हॉस्पिटल्स को खर्चे का इशू रहेगा, और प्रशासन को जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो डिटेल्स डाटा कलेक्शन, क्योंकि आप खुद ही चला रहे हैं तो आपको भी मुद्दा उठता नहीं है। और ऑलरेडी नॉर्म्स में अगर आपके पास में किसी पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में, तो संविधान ये बोलता है कि सिविल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन के लिए ऑलरेडी एवेन्यूज बताए गए हैं, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो, चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे मेडिकल कोर्ट हो, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। इसके बावजूद अगर इस तरीके से मल्टीपल कमिटीज हेडिंग्स करके अगर आप कर रहे हैं तो इससे सब सारे निजी अस्पताल बोलते हैं कि थक गए। करना तो स्वाभाविक है कि लोगों को करना ही पड़ेगा, पर थक गए तो आप बोलते हैं कि अब तीसरी लहर में आप ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस के हिसाब से आप हॉस्पिटलों का बेड ले लो, रिक्विजिशन कर लीजिए। और अगर तीसरी लहर में आपको ये सब जो आपको लग रहा है कि पहली लहर और दूसरी लहर में निजी अस्पतालों ने कुछ नहीं किया और उनका काम बहुत बेकार था, ऐसा पब्लिक को भी लग रहा है या सरकार को भी लगे, तो ठीक है, तीसरी लहर में आप सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जितने बेड्स हैं वो प्रशासन ले ले, प्रशासन चला ले और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। पर क्या ये संभव है? फिर मैन पावर कहाँ से आएगा? नहीं, मैन पावर के लिए भी उनके पास में चार्जेस फिक्स्ड है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस के, वो हिसाब से आप कर लें। क्योंकि अगर देखिए, एक रहता है कि हमने जैसा बोला कि सबसे पहले कि आप कुछ भी करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आता, कुछ आता, तो सबसे पहले अगर रहा तो भाई आपने अच्छा काम किया इस तरीके से। यहाँ पे जो लहजा है, जो उसमें बोला ना कि नहीं दिया 2 दिन में तो आप पे दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी, तो ये इतने डर के इसमें रह के, ऊपर से जो पेशेंट्स लोगों के बिलिंग से रिलेटेड जो मॉब एक्टिविज्म हो रहा या जो वीडियोग्राफी हो रही, जो कि हमने मुद्दा हाईकोर्ट में भी उठाया, उसमें हाईकोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन भी दिया। पर इन सब से एक तीसरा मुद्दा कि अब इसका पर्याय क्या, कि खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे पूरे लदे हुए हैं ऑलरेडी। जितने जो हमने शुरुआत में
पहले डिविजनल कमिश्नर ने साहब ने जो शुरुआत में हमसे पूछा था कि ये 4,000, 7,500, 9,000 के बदले में रेट अगर समझ लगे कि एक फिक्स्ड रेट रखना रहा तो क्या सजेस्ट करेंगे, तो ये इसके ऊपर में IMA की कमेटी भी बैठी थी और उन्होंने ये बोला था अगर पूरे खर्चे अगर देखे जाएं जिसमें बायोमेडिकल और पूरे स्टाफ के किए गए तो ये 15, 20 और 25 का रेट रहेगा, इतना लगता है। और ये जब ऐसे समय में अगर लोग कि इस बावजूद कि 80% में लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिलिंग में रिलेटेड होगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी बोल के रखा है कि आप उस पे उस कंप्लेंट स्पेसिफिक आपने इंक्वायरी करनी चाहिए। पर आप ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत सारे अस्पतालों ने 4,000, 7,500, 9,000 पे न कि 80%, लोगों ने 90% और 100% भी ये रेट पे काम किया है, तो ये भी तो शाबाशी के पात्र बनते हैं। पर अगर प्रशासन को भी और पब्लिक को भी ये लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने सिर्फ ये इस समय में अब पूरे के पूरे सब लोगों ने अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया है, तो इसका पर्याय तीसरी लहर में आप ये कर लीजिए कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइंस के तहत आप ले लीजिए और प्रशासन चला ले। पर VHA ये मानता है कि अगर कोई शिकायत हुई है और शिकायत वो सही है तो उस अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी एज पर लॉ ऑफ द लैंड बिल्कुल होना चाहिए, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमने प्रशासन को अपना ये भी दे दिया, अभिप्राय दिया हुआ है जी। अच्छा, अभी जो मौजूदा व्यवस्था है 80-20 की कैपिंग से जी, इसको लेके कोई आपत्ति है क्या आप लोगों को, या 80-20 की कैपिंग जारी रहती है? और ये जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ऑक्सीजन, बायोमेडिकल वेस्ट और जो रजिस्ट्रेशन के जो इसको लेके है, वो अगर दूर हो जाता है तो आप एग्री हैं? देखिए, सेवा देने के लिए हमारा कहना ये है कि पहला जो कैपिंग बना हुआ है, जो GR है, ये संविधान के खिलाफ है। ये पहला हमारा मुद्दा विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन का रहा है। नहीं, पर ये भी कोई सवाल पूछ सकता है ना कि सर कि 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, अब जाके क्यों याद आ रहा है कि संविधान के खिलाफ है? ये आपको देखिएगा, ये जब कैपिंग का रोल का तभी हमने हाई कोर्ट में पिटीशन किया हुआ है। आपने देखा होगा 31 अगस्त का जो GR निकला उसमें कोविड और नॉन कोविड दोनों की कैपिंग थी। आप देखे होंगे 80-20 का कैपिंग नॉन कोविड और कोविड दोनों का था। ये हाई कोर्ट में विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के केस के बाद में काफी दिन हियरिंग होने के बाद ये डिसीजन दिया गया कि नॉन कोविड को कैपिंग से हटा दिया जाए। कोविड की कैपिंग पे अभी तक निर्णय सरकार ने दिया नहीं है, मतलब जजमेंट अभी तक हाई कोर्ट से आया नहीं है। कोविड का अभी भी हमारा पिटीशन चल रहा है। दूसरा जो ऑडिट का हुआ था, ऑडिट का भी एक अलग GR निकला कि सरकार ने कि ऑडिट करेंगे। सारे हॉस्पिटल में ऑडिटर्स बैठे हैं, हमने अभी रोका नहीं है क्योंकि ऑडिट का रूल GR है अभी, और हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस दोनों मुद्दे पे जब तक हाई कोर्ट में सब जुडिस मैटर है, जब तक पिटीशन पेंडिंग है, हम अभी भी अब हॉस्पिटल में उसी GR के हिसाब से तहत में काम कर रहे हैं। और अगर हाई कोर्ट के बाद में जो निर्णय आता है उसके हिसाब से फिर आप लोग काम करें। हाई कोर्ट अगर कहता है कि आप अपनी सेवाएं दें, नहीं, हाई कोर्ट तो ऑलरेडी जब तक वो डिसीजन देगा नहीं तब तक तो हमें सेवाएं दे नहीं है, हम दे ही रहे थे। हमारा मुद्दा ये था कि आप 80-100 पेशेंट जो कंप्लेंट्स आई होंगी उसके कारण आप पूरे निजी प्राइवेट हॉस्पिटल की जितनी मेहनत है उसको सबको एक जनरलाइज्ड ब्लैंकेट में आप उसको बदनाम ना करें, बस हमारा यही मुद्दा है। जी, डॉक्टर अनूप मरार सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बातें हुई, ये तो विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन का पक्ष हो गया। आपने अपनी बातें रखी, अपनी शिकायतें रखी। शिकायतें हो सकती है, वो जायज भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसको लेकर किसी तरह की किसी को आपत्ति भी हो सकती है। फिर भी आपका पक्ष जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण था और दर्शकों तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण था। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।